नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं। नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल, साहित्य, सिनेमा और संगीत का एक छोटा-सा विद्यार्थी। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में अनेकता, एकता संग साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारी स्टूडियो एंड एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी में। क्या बात है! और आज तक हमने अब जो जर्नी यहाँ तक तय की है और जितने पॉडकास्ट किए हैं, 20 एपिसोड हो गए हमारे। 20 एपिसोड हमारे पूरे हो चुके हैं और जिस तरीके का प्रेम हमें मिल रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो आप सबका दिल से बहुत-बहुत आभार। मंडळ आभारिया है। मंडल वारिया है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें निरंतर देखने को मिलता है कि आप किस तरीके से हमारे काम को सराह रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बस आपका प्यार यूँ ही बना रहे और हमारे इस काम को आप थोड़े से और लोगों तक पहुँचाइए हमें ताकि यूँ ही ना बना रहे, थोड़ा थोड़ा-सा एक ऊपर की तरफ बढ़े, हाँ, थोड़ा-सा एक मतलब कारवां रॉकेट की हमारा तरह उड़े। और बड़ा हो। तो आज हम हाँ, नए हमारा एपिसोड, नए कहानी, नए किरदार, नए किस्से कुछ लेके बैठे हैं, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। बहरहाल आप कुछ बोल रही थी, बोलिए, इसको कट लगा दीजिएगा वहाँ से। कट-वट क्या लगाना है, हम अनफ़िल्टर्ड चलते हैं। जब हम कहते हैं कि हम नई हिंदी, पुरानी हिंदी, नया साहित्य, पुराना साहित्य और जैसा आप सुनते हैं, जैसा हम कहते हैं एज़ इट इज़, हम डिलीवर करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। हाँ, लेकिन कहीं-कहीं जहाँ पर ऐसा लगता है कि बातें रिपीट हो जाती हैं, वहाँ तो हमें कट मारना ही पड़ता है। वो इसलिए कि लंबा ना हो जाए। हम आपकी भी भावनाओं को समझते हैं, इसलिए वहाँ रुक जाते हैं या कट लगा देते हैं, अदरवाइज़ हम अनफ़िल्टर्ड चलते हैं। वेल धन्यवाद के बाद आते हैं आज के पॉडकास्ट पे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। विशेष तब हो जाती हैं चीज़ें, जब आप ऐसे किसी अपने को पढ़ते, सुनते और जानते हैं और फिर उनके बारे में वार्तालाप करने बैठते हैं। हम, आप सब बचपन से उन्हें देखते हुए आए हैं। धीरे-धीरे जब हम अपने जर्नी में आगे बढ़ते हैं लाइफ़ की जर्नी में, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये व्यक्ति केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, टेलीविज़न पे या सिल्वर स्क्रीन पर ही दिखता है, उसकी लिमिटेशन वहीं तक नहीं है, उसकी डेप्थ भाई उसकी जड़ें कहीं और तक हैं। तो ऐसा ही एक व्यक्तित्व जो आज के हमारे पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा विशेष बनाते हैं, उनका नाम है गिरीश कर्नाड सर। मुझे नहीं लगता कि उनके व्यक्तित्व के बारे में या उनके ब्रांडिंग के बारे में मुझे कुछ स्पेशली कहने की ज़रूरत है क्योंकि रंगकर्मी, सिनेमैटिक इंडिविजुअल हो या ना हो, बावजूद उसके लेमैन ने भी उनका नाम बहुत ज़ोर तरीके से सुना हुआ है क्योंकि वो सिर्फ़ एक एक्टर, एक प्लेराइट ही नहीं, बल्कि बहुत ही मुखर रूप से वो ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते थे, बहुत ही मुखर रूप से वो सोशल इश्यूज़ पे बात करते थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते थे और उन्हीं के चलते बहुत सारे ऐसे लोगों से, गवर्नमेंट से वो कनेक्टेड रहे, जिन्होंने इनके साथ बैठ कर के डिस्कशन हुए और कंक्लूजन निकला, अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में। तो इस तरह के व्यक्तित्व हैं गिरीश कर्नाड जी। उनकी बेसिक जानकारी ये जी, थी। उन बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कर्नाड साहब के बारे में। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि कर्नाड साहब का जन्म 19 मई 1938 को माथेरान में हुआ था और जिस तरीके से आप बता रही थी वो कैसे व्यक्तित्व हैं, उन्होंने क्या अपने जीवन में किया, वो सिर्फ़ एक नाटककार नहीं, वो एक डायरेक्टर नहीं, एक निर्देशक, एक निर्माता नहीं, वो बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। उनके नाटकों की बात करें तो 21 या 23 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहला अपना नाटक लिखा था ययाति। 21 साल में, करेक्ट। उसके बाद जो उन्होंने नाटक लिखा तुगलक, मात्र वो 26 साल के थे और उस नाटक को जब करने की बारी आई तो उस नाटक का निर्देशन किया था इब्राहिम अलकाजी ने, जो खुद अपने आप में एक चलता-फिरता इंस्टीट्यूट है हाँ, थे। तो आप सोच सकते हैं कि 26 साल का लड़का, एक 26 साल का नौजवान, एक 26 साल का युवा, ऐसा क्या लिखा होगा नाटक तुगलक में कि इतना बड़ा इंसान उस नाटक को उठाता है, उसे करने की हिम्मत दिखाता है। इसकी एक छोटी-सी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगी कंटिन्यूएशन में। आप पहले इस बात को पूरा कर दें। और बात सिर्फ़ ययाति या तुगलक की नहीं है, उनके जितने भी नाटक हैं, चाहे वो बली हो गया, अग्नि और बरखा हो, तुगलक की भी हम बात कर रहे थे, या टिप्पू सुल्तान के ख्वाब हो, या उनकी जो आत्मकथा है खेल-खेल में बीता जीवन, आप उनकी लिखी हुई कोई भी रचना अगर आप पढ़ें, उसमें एक
बात ऐसी है जिसकी आपको अधिकता नज़र आती है, वो है पौराणिक कथाएँ, ऐतिहासिक पहलू। उनके सारे नाटकों में आपको ऐतिहासिक पौराणिक कथाएँ, आपको लोक कथाएँ आपको उनमें देखने को मिलेंगी। चाहे वो तुगलक हो, टीपू सुल्तान के ख्वाब हों, ययाति हो, नागमंडला हो, ऐसे तमाम उनके नाटक, तमाम उनकी लेखनी। एक ऐसा लड़का जिसका जन्म तो हुआ माथेरान में, लेकिन मात्र एक छोटी-सी उम्र में जब वो रोड्स स्कॉलर से उठ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुँचता है, किस तरीके की उसकी जर्नी है, अगर उसको आपको जानना हो तो उनकी एक आत्मकथा है जिस पे उन्होंने अपने बचपन के खासकर बचपन के पहलुओं को छुआ है, खेल-खेल में बीता जीवन। कि उनका जन्म कैसे हुआ, माताजी के साथ उनके संबंध कैसे थे, पिताजी को कैसे खोया, फिर दोबारा माताजी की शादी किसी और से कैसे हुई, फिर किस तरीके से वे स्वीकार्यता होती है, वो कैसे क्या-क्या हुआ, सारी चीज़ें आपको उसमें दिखने को मिलेंगी। तो कन्नाड साहब का जो मकाम है, उनका जो कैनवस है वो इतना बड़ा है कि उनकी लिखाई के लिए, उनके अभिनय के लिए भारत सरकार ने उनके कई बार सम्मान से नवाजा है। कभी उनको पद्मश्री मिला, कभी उन्हें पद्म भूषण मिला, तो नाटकों के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी भी मिला। ऐसे थे गिरीश कर्नाड। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में अगर 2-4 नाम लिए जाएँ नाटककारों के, तो मुझे लगता है कि हिंदी नाटकों में मोहन राकेश जी का नाम सबसे पहले आता है। अगर हम बात करें मराठी में तो तुगलक, विजय तेंदुलकर विजय तेंदुलकर जी का नाम सबसे पहले आता है। अगर हम बात करें बांग्ला बांग्ला भाषा की तो बादल सरकार जी हमारे सामने आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कन्नड़ की, तो सबसे पहला नाम आता है गिरीश कर्नाड का। गिरीश कर्नाड जी ने मूलतः कन्नड़ भाषा में सारे नाटक अपने लिखे, लेकिन उनकी लिखाई इत अपनी पूरी वैश्विक स्तर पे पहचान बनाई। बहुत सारी भाषाओं में उनके लिखे हुए नाटक का अनुवाद हुआ है और जो नाटक आज हमारे सामने है, वो हिंदी में अनुवाद है जिसका हम लोग कुछ सीन वर्क करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, बाकी की आगे की चर्चा परिचर्चा हमारे साथी एकता तिवारी जी आपको पहुँचाएँगे। ओके, तो आपने जो उनकी जर्नी अभी तक बताई, जिस तरीके से आपने उन्हें डिस्क्राइब किया है, हालिस सच। उसमें मैं थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन करती चली जाती हूँ। उनका जन्म जो कि आज की तारीख में टूरिस्ट प्लेस है महाराष्ट्र का टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेस, जहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल, बच्चे, बुजुर्ग हर किस्म के लोग भाग कर जाते हैं। दूर-दूर से आते हैं और मुंबई वाले तो बहुत ही ज़्यादा जाते हैं क्योंकि मात्र 99 किलोमीटर्स अवे माथेरान है और वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के रिज़ॉर्ट्स हैं जहाँ पर आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा नेचर से घिरी हुई जगह है। टॉय रेल वहाँ है। तो वो सारी चीज़ें जहाँ जिसके लिए हम सोचते कैसे कहाँ अपने आप को थोड़ा-सा अनवाइंड कर लें, माथेरान ऐसी खूबसूरत जगह है, जहाँ पर हमारे कर्नाड साहब का जन्म हुआ। अब आते हैं, आपने कहा कि अलगाज़ी साहब ने तुगलक उठाया, उसकी वो जो जर्नी मैंने बताया शेयर करना चाहती हूँ। जब 26 साल की उम्र में तुगलक लिखा गया, तो तुगलक वो यहाँ पर बैठकर नहीं लिखा गया, हुँ, वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड। थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे और लगातार 7 साल तक वो अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के लीडर रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट यूनियन चलाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इट्स आई मीन लाइक मुझे लगता नहीं कि कोई और हिंदुस्तानी का इस तरह से नाम कैलकुलेशन में आता होगा या लिस्ट में आता होगा, जिसने भारतीय होते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ की स्टूडेंट यूनियन का लीडरशिप करा हो। ठीक, इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, जब तुगलक वहाँ बैठ कर के लिखा गया और जब वो अपनी चीज़ों को समेट कर लौटे, तो उससे पहले ही वो स्क्रिप्ट यहाँ पर स्कूल में एनएसडी में पहुँच चुकी थी। और जिस तरह से हम जानते हैं कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आती हैं कि ये प्ले उठाया जाए अपना रेpertory के साथ या फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर के साथ, किसी तो ईयर के साथ के स्टूडेंट्स के साथ। तो अलगाज़ी साहब की वो ऐसी ढेर सारी जो स्क्रिप्ट की, प्लेराइट्स की गद्दी बनी हुई थी, उसी में उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है। अब जब रेpertory का वो भेजी गई थी लेकिन अलकाज़ी साहब के लिए कि सर आप पढ़ें और इसे स्टेज करें। बट क्योंकि वो उन्होंने वहाँ पे रखवा दी और बहुत समय तक उठाई नहीं गई और जब रेpertory के लिए नया शो उठाने की बात हुई, तब उन्होंने कहा कि हाँ भाई देख लो, उसमें से इतनी सारी स्क्रिप्ट है, उसमें से कुछ नया उठा लो। तब वो गिरीश कर्नाड साहब की तुगलक बाहर आई स्क्रिप्ट और वो तुगलक को बनाया गया।
और तुगलक जो है वाज द फर्स्ट प्ले जो सारे उनके आज तक के लिखाई फर्स्ट राइटिंग वाज इन कन्नड़, बट तुगलक वाज इन इंग्लिश फर्स्ट एवर। उसके बाद उसका ट्रांसलेशन बाकी भाषाओं में हुआ है। जितनी ज्यादा कन्नड़ लैंग्वेज में स्क्रिप्ट्स उनकी बनी हैं और स्टेज हुई हैं, उससे ज्यादा अधिक बाकी लैंग्वेजेस में हुई, सबसे ज्यादा हिंदी में। जब हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ, उनके जो खास एक इननीडेड सर्कल कहते हैं ना, उसमें कारण बीवी कारण साहब और आपके राम गोपाल बजाज साहब, बज्जू भाई जी ने हम लोग कहते हैं। जो लोग बैंगलोर से या साउथ में कन्नड़ थिएटर और इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, वो लोग जानते हैं अरुंधति नाग जी कौन है और शंकर जी कौन है, शंकर राव जी जो अब नहीं है हमारे बीच में। ये और हाँ, श्याम बेनेगल जी, ये एक उनका नीडेड सर्कल जो हर वक्त एक दूसरे के साथ बैठ कर के बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पर हेल्दी डिस्कशन करता था, जिसमें उनकी कभी-कभी होता है ना कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, कई दफ़े होते भी थे। तो इस तरह की वो वाली दोस्ती थी और अनुवाद मैक्सिमम उनके कन्नड़ स्टोरीज़ का या प्लेज़ का ट्रांसलेशन किया है राम गोपाल बजाज जी ने, वी.के. कारंत जी ने और हमारी उषा राव जी ने, जो कि अरुंधति नाग जी की सिस्टर है। और उनकी जर्नी सिर्फ प्ले राइटिंग की ही नहीं है। और प्ले राइटिंग भी जैसे कि अभी आपको बताया गया उज्जवल जी के द्वारा कि उनके हर नाटक में हमारी हिस्ट्री नजर आती है, हमारी माइथोलॉजी नजर आती है। उन्होंने हर चीज को इतनी गहराई से पढ़ा, समझा और फिर उसको कंटेम्प्ररी करते हुए हमारे समाज को एक ऐसे ऐसे पीस डिलीवर किए हैं जो अगर आप लोग रिलेट भी ना करते हो या आपने पढ़ा भी ना हो या कोई जानकारी ना भी रखते हो अपने इतिहास की किसी भी लेवल पे, तो आप उनके प्लेज या राइटर्स पढ़ेंगे तो आप लोग यार ये तो आज भी हमारे बीच में हो रहा है कहीं ना कहीं, या तो फैमिली में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनली ऑफिशियल लाइफ में। तो ये उस तरह की कहानी मतलब हमारी माइथोलॉजी या हिस्ट्री में से उठा करके वो कॉन्सेप्ट उठा करके ड्रामेटाइज करके प्ले राइट लिखते थे और स्टेज करते थे, जिससे कि हमें तब और अब समय बदला नहीं है, चक्र घूम रहा है, उसका अंदाजा अपने आंखों से हम देख सकें। इस तरह की सारी लिखाई है। वो फिर ययाति हो, जिसमें राजा ययाति की बात हो रही है, कैसे उसने अपने आप का यूथ बरकरार रखने के लिए अपने ही बच्चे से उसका यूथ मांग लिया कि भाई, क्योंकि उनका ऑरा इस तरह का था राजा ययाति का कि हर वक्त फीमेल, वो एक ऑरा जो होता है, तो उन्हें लगता था कि वाह, मेरा तो इतना सब कुछ, राज्य भी बहुत बढ़िया चल रहा है और सब लोग मुझसे घिरे रहते हैं, तो मेरा यौवन खत्म नहीं होना चाहिए। तो ऋषि मुनि जी ने उनको आइडिया दे दिया कि भाई तुम्हें कोई दे दे अपना यौवन तो ले लो लंबे समय तक के लिए। तो किससे लें? तो कोई राजी ना होके दिया, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे से बड़े बेटे के पास गए, मना कर दिया। छोटे बेटे के पास गए तो उन्होंने बेटे ने कहा कि ठीक है जी, ले लो। अब उन्होंने दे दिया। अब जैसे ही वो ट्रांसफर हुए तो वो तो जवान हो गए और वो बेचारा बेटा बुढ़ा हो गया उनकी, और उसकी शादी अभी-अभी हुई थी। उसकी वाइफ जो थी यानी कि ययाति जी की जो बहू जो थी, भाई साहब उन्होंने जो ऑब्वियसली यार मतलब जो उस समय जो भी किया होगा उन्होंने जो तांडव मचाया। तो अल्टीमेटली उन्हें रियलाइज हुआ ययाति को, राजा ययाति को कि यार मैंने गलत तो कर दिया है, अब तो ठीक है। सॉरी भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं और फिर उसको समझाते भी अलग अलग तरीके से। पहले जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसको समझाते हैं, तुम एक पढ़ी लिखी योद्धा लड़की हो, तुम क्या इन सब चक्करों में पड़ रही हो, तुम्हें और आगे का देखना चाहिए, आगे बढ़ो, ये इस तरह की बातें। तो वो बोलती आप बात मुझसे ना करें और आपके बेटे को एंट्री नहीं मिलेगी घर के अंदर, मतलब महल के अंदर, जब तक उसका यौवन उसके पास। मैंने अपने पति से शादी की थी जो कि यंग था, बात खत्म। मैंने 7 फेरे आप जो गिना रहे हो कि मैंने वचन दिए हैं, ये दिए, तो मैंने वचन किसी बुड्ढे को नहीं दिए थे। सीधी बात, नो बकवास। तो उनको बहुत सारी ऐसी बातें कहती है इंदुमती की, ययाति को रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मैंने गड़बड़ कर दी। अब वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम उन्हें आने दो, मैं रिवर्स कर लेता हूँ ये चीज़ें। तो वो ऐसी करके ययाति रियल उन्होंने बताया है कि लालच तब भी हुआ करते थे हर चीज़ के।
जो आज भी है समाज में, जो पता नहीं किस तरीके के साइंस के साथ आज हम अपने आप को जवान, हम नहीं सॉरी मतलब कुछ लोग जो है एक कम्युनिटी अपने आप को जवान रखने के चक्कर में साइंस के साथ भाग रही है, और साइंस कभी-कभी पास भी कर देता है उनको और कभी-कभी फेल भी कर देता है। तो ऐसे ही सारे के सारे प्ले हैं। अब तुगलक तुगलक प्ले के लिए उन्हें अवार्ड मिला है, लिटरेरी लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड, मतलब सोचिए। उसमें आपको सारी की सारी तुगलक की वो जर्नी बचपन से लेकर तो नहीं, मतलब एक उस उम्र से जहाँ से उसको होशो-हवास आ रहा है, उसकी सौतेली माँ उसको अपने बच्चे की तरह रख रही है, उसके जो खास मित्रगण हैं वो सही भी हैं, उसमें बुरे भी हैं। वो सब आज भी हमारे जीवन में ऐसा होता है। वो सब कुछ वैसे का वैसा उसमें तब की हिस्ट्री उठा करके कर्नाड साहब ने हमें डिलीवर किया है, और डायलॉग इतने खूबसूरत तरीके से ट्रांसलेट हुए हैं कि उन्हें जब आप पढ़ते हैं और स्टेज होता है, जब आप उसे देखते हैं और जब कलाकार बहुत बेहतरीन उसे आपके सामने पेश करता है तो मजा ही आ जाता है। उसमें कितना खूबसूरत दिल है, आत्मा है, जहन है तुगलक का, वो भी दिखाया गया है। किस तरीके से वो मैनिपुलेट होता है, किस तरीके से वो गर्त में जाती है उसकी आत्मा, वो भी दिखाया है। उसका रियलाइजेशन भी उसे दिखाया है, इंटरनल फाइट भी उसकी, अपने कहते हैं ना हमारे मेरे ही भीतर राम है और मेरे ही भीतर रावण है, तो ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के भीतर भी अपनी ही जंग एक चल रही है। उसे ये तो पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसे सही करूं कैसे? वो इतना ट्रॉमेटाइज हो चुका है अपनी ही करनियों से। ऐसे ही हमने एक सीन भी अभी आपको निकाल हमने आपके साथ शेयर करेंगे, हमने सीन भी निकाल के रखा है, जहाँ पर उसका एक बहुत खास बर्नी एक कैरेक्टर है, जिसको हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलता है कि सर ऐसे नहीं, राजा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे इसका ये तरीका नहीं, वैसा सब तरीके से वो उसको समझाता है, लेकिन समझता भी है तुगलक। लेकिन वही वाली बात है ना कि आपके अंदर के राम के ऊपर आपकी ज्यादा पकड़ है या आपकी रावण उसके ऊपर हावी हो जा रहा है। तो उस तरह की जर्नी तुगलक के अंदर है, और वो आज की तारीख में आपके और मेरे जीवन में अपने आप में भी कहीं ना कहीं हम खोजे तो मिल जाएगी, और इर्द गिर्द भी देखें तो बहुत सारी मिल जाएंगी। आपने नागमंडल, मगर पता नहीं, हुँ, मुझे नहीं पता लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो लकी कि मैं जब श्रीराम पढ़ रही थी तो हम स्टूडेंट्स को तो फ्री होता था ना, तो इतने जिस जिस भी जगह का प्ले हो रहा है, बाहर से भी आते थे रंग, मतलब मंडल के या कहीं कहीं के भी आते थे, देश भर के शोज हमें देखने को। तो मैंने नाग मंडल एक ऐसा प्ले है जो मैंने पंजाबी लैंग्वेज में भी देखा है, जो मैंने उड़िया लैंग्वेज में भी देखा, हिंदी में तो देखा ही है ऑफ कोर्स। मतलब इतना उसकी बहुत सीधी सी बात है कि गौना जो आज हमारे यहाँ भी अभी भी होता है गाँव में ना, हुँ, कि बचपन में तय कर दी और फिर एक एज जब हुई तो उसको विदा करके ले गए लड़की को। तो उसकी एक जर्नी यहाँ पर दिखाई है कि वो लड़की बड़ी होती है और उसको विदा करके लेकर आता है उसका पति, और वो पति ऑलरेडी कहीं और ऑक्यूपाइड है। तो वो उसको लाता है घर में और उसको हमेशा लॉक करके रखता है। ना उससे तमीज़ से बात करता है। बस आता है हर दिन दोपहर को, नहाता है, चेंज करता है, खाना खाता है और वापस उसको लॉक करके चला जाता है। अब वो बेचारी फड़फड़ा रही है पिंजरे में कैद पंछी की तरह घर के भीतर। दीवारों से बात करे, अपने सपनों में अपनी माँ-बाप से बात करे, वो सपनों में ये तक देख रही है कि कोई पंछी उसको लेके जा रहा है बिठा करके गरुड़ माँ-बाप से मिलवाने के लिए। वो अतरंगी से उसके ख्वाबों में वो चल रहा है उसका। अब उसको उसकी जो जो दूल्हा है, दूल्हा जो लेकर के आया है, उसकी एक अंधी माँ और उसका कज़िन, दूल्हे का कज़िन यानी कि अंधी माँ का बेटा, ये दोनों चुपके से उससे मिलने आते हैं। बेटा माँ को मना करता है कि भाई मत, माँ कर मत ना, वो भाई वैसे ही इतना चिड़चिड़ा है, कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, तो माँ उसको जबरदस्ती डांट डपट के लेके चलती, चुप कर, चल देख के आते हैं, नई दुल्हन आई होगी। तो देखते हैं जाकर ताला लगा हुआ है बाहर। वो सोच रहे हैं, अगर दुल्हन, अगर घर के अंदर कोई है तो ताला क्यों लगा है भाई? झाँक ताक करते हैं तो वो लड़की पूछती है अंदर से, कौन है? तो वो बोलती है, मैं हूँ। घबरा मत बेटी, मैं अंधी माँ हूँ, तेरे बेटे की, तेरे पति की माँ की बहन, और मैंने उसको पैदा करवाया, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी कहानी बताती है। और तू फिर लॉक क्यों है? तो वो बताती है। फिर अंधी माँ को बोलती है कि मुझे मेरे माँ बाप को प्लीज खबर करवा दो ना कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे ले करके जाए यहाँ से। अंधी माँ ये सब सुनती है
और फिर वो अपनी दिनों की बात बताती है कि बेटा मैं तो बचपन से अंधी हूँ, तो मेरे साथ शादी करने वाला कोई था नहीं, लेकिन एक बाबा आए, उनकी मैंने सेवा भाव की, तो उन्होंने मुझे ऐसी 3 जड़ी-बूटी दी और उसको ऐसे घिस करके जो भी जिसको भी खिलाऊँगी और जिसकी पहली नज़र मुझे पड़ेगी, वो मुझसे ब्याह कर लेगा और ऐसा हुआ भी। मेरा ब्याह बहुत अच्छे से हुआ, मेरा पति ने बहुत प्यार किया, ये वो तामझाम। अभी लेकिन मेरे पास वो 2 जड़ बची हुई है, मैं तेरे को ला कर के देती हूँ, वो मँगवाती है अपने बेटे से, उसे देती है और कहती है कि उसको खाने में दे देना। पहले तो वो डरती है, लड़की दुल्हन जो हमारी उसका नाम रानी है और वो रानी उसको देती है छोटी वाली जड़। वो मंदी माँ ने बताया था बाबा ने 3 जड़ दी थी, छोटी मीडियम साइज की और बड़ी। तो मैंने ना छोटी ये सोच के नहीं दी कि कहीं इसका असर हो ना हो, बड़ी डर से नहीं दी कि कहीं ज्यादा असर ना हो जाए, तो मैंने बीच वाली अपने पति को दे दी थी जिससे मेरी शादी हुई थी। तो तू अब ये 2 रख और तू अपने पति को। तो बोलती कि मुझे तो डर लगता है, तो उसने पहले छोटी वाली दी और जिस दिन छोटी वाली दी उसने रानी ने दुल्हन ने अपने पति को, तो वो पति ना बेहोश हो गया और वो डर गई। उसने पानी छिड़का, उसको होश में लाया। जैसे ही वो दूल्हा होश में आया, उसने ना उसके ऊपर गुस्सा किया और वापस उसको अंदर धकेल के लॉक किया और चल दिया वो तो। अच्छा, रानी का नाम रानी है, उसके पति का नाम अड़प्पा है, अंधी माँ का नाम अंधी माँ है और उसका जो गजब, बेटा है, हाँ, कनप्पा। जो अंधी माँ का बेटा है वो कड़प्पा है। तो ये सारे हमारे किरदार के नाम हैं। अब जब वो दोबारा माँ आती है, अंधी माँ पूछती कि क्यों अब ठीक है सब, तेरा पति तेरे से बातचीत करता है, ये वो ब्ला ब्ला। तो बोलती है कि नहीं अभी तो कुछ नहीं। तो बोलती है अभी तू बड़ी वाली जड़ दे। तो बोलती नहीं नहीं, अगर वो तो बेहोश हो गए थे और अगर अब मैंने बड़ी वाली दी तो कुछ ज्यादा ना हो जाए। तो तू टेंशन मत ले, मैं कह रही हूँ ना, मुझ पे भरोसा रख। अब वो ऐसे करके रानी उसको बड़ी वाली जड़ देती है। अब बड़ी वाली जब जड़ वो घिस के डालती है खाने में, तो उस खाने के बर्तन में से ही एक लाल कलर का धुआं उठता है, पूरा किचन उसका पूरा धुएं लाल कलर के धुएं से वो हो जाता है। जब जैसे ही दाल उबलने लगती है तो पूरा दाल लाल लाल हो जाती है। वो और घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा मैं डर रही हूँ तो मेरा पति तो मेरे प्राण ही ले लेगा। तो वो जितनी देर में नहा के निकले इससे पहले मैं उस दाल को फेंक दूं कहीं पर, ये इस घबराहट में वो रहती है। कहाँ फेंकूं? वो घर से बाहर निकल नहीं सकती, घर के अंदर वो फेंक नहीं सकती, पति घर नहा के निकल ना जाए, इतनी सारी उलझनों के बीच में वो कैसे तो भी करके जाकर के बाहर फेंकती है। अब जहाँ फेंकती है वहां पर होता है एक नाग का बिल। गरम गरम दाल उसने वहां फेंकी और नाग महाराज निकल कर आ गए बिल के बाहर। और उस जड़ का आशीर्वाद ये था, वो जो बाबा ने अंधी माँ को जब दिया था तब, और जब अंधी माँ ने रानी को दिया तब, दोनों ने बताया था कि इस जड़ का आशीर्वाद फल ये है कि जैसे ही आप ये जो भी व्यक्ति ये जड़ का खाना या भोजन ग्रहण करेगा और सबसे पहले जो भी देखेगा तुम्हें, जिससे भी वो देखेगा, वो उसके मोह में सदा सदा के लिए हो जाएगा। तो अब वो तो पति को नहीं दे पाई, अब तो वो पहुंच गया नाग महाराज के बिल में। नाग महाराज तड़पते हुए गरम गरम दाल के से तड़प निकल के बाहर आए और देखते हैं कि वो रानी अंदर जा रही है। अब उनकी नजर पड़ गई है रानी पे। रानी पे उनका सम्मोहन सब कुछ हो गया है। अब वो रानी के प्रेम में पड़ चुके हैं, क्योंकि ये तो उस जड़ का आशीर्वाद था। उस जड़ को जो ग्रहण करेगा उस मोहन में आ जाएगा। अब हर दोपहर को पति आता था, रात भर तो वो दिन भर तो रहता नहीं था, दोपहर को आता था, नहाता था, खाता था और चला जाता था। अब नाग महाराज को आइडिया आया, वो घर में घुसते बाथरूम के थ्रू और उसके पति का रूप धरते और उसके साथ बातें करते, पहुंच जाते। अब वो लड़की पहले तो कंफ्यूज हो गई कि यार ये रात को कैसे घर के अंदर है, मैं तो अंदर से बंद की हूँ, बाहर से घर बंद है, तो ये अंदर कैसे? तो उसने इतना वो नहीं किया, वो पहले दिन दूसरे दिन और बहुत प्यार से बात करते, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल इतने सुंदर हैं, फलाना ये वो खूब सारी तारीफें करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें। और ये हमेशा डरती रहती, चौंकती रहती। तो वो कहते कि आप इतने डर क्यों रही हो, ढंग से प्यार से बैठो, बताओ अपने बारे में, कुछ बातें करो अच्छी अच्छी। तो वो बोलती है कि आप दिन में तो ऐसे खूंखार रहते हैं और रात को इतनी प्यारी प्यारी बातें, ये कौन है दो लोग? ऐसे करते 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 दिन बीतते जाते हैं, ना कुछ कहते नहीं है। वो बोलते तुम उस सब चक्कर में मत पड़ो, जो मैं कहता हूँ वैसा करती चलो। वो भी मानती चली जाती है। जब सुबह आता है बंदा, असली वाला पति अड़प्पा, तो ये बड़ी खुश होकर पूछते अरे आप सुबह कब चले गए, मुझे पता ही नहीं। तो वो बड़ा क्या, कब चला गया, मैं था कब? और ऐसे करके वो नहाने चला जाता है। तो वो लड़की रानी अपने आप में, मैं शायद मैं इस भ्रम में हूँ, मैं शायद सपना देख रही हूँ, ब्ला 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 ब्ला, इस तरीके से वो अपने आप को ही समझाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। पति किसी दिन गुस्से में एक दिन अंधी माँ
को देख लेता है कि अच्छा ये आती है इससे बात करने के लिए, और वो चाहता ही नहीं कि मेरी बीवी से कोई बात करे, क्योंकि उसे बताना ही नहीं है कि वो उसको लेकर आएगी, कि वो हमेशा लॉक करके रखता है। तो अंधी माँ को वो एक दिन देख लेता है। अब अगले दिन से उसने वहाँ पे एक जंगली कुत्ता लाके बांध दिया। जंगली कुत्ते की भाव 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 भाव, नाग तो अंदर से बिल्कुल मोह में है, प्रेम में है रानी के। कुत्ते और नाग की फाइट में ऑब्वियसली नाग का जीतना, मुझे नहीं पता कि किसमें ज्यादा ताकत होती है, लेकिन हमारे नाग महाराज जीत जाते हैं और वो उसको खत्म कर देते हैं। अब हाँ, अब नाग के अंदर जहर है, वो कुत्ते के काटेगा, डसेगा तो नहीं, जाहिर सी लेकिन बात है उसको कुत्ता कुत्ते तो के दांत और चोट लगी नाग महाराज वो को। तो लगेगी ही, लेकिन मरेगा तो कुत्ता ही ना। अब नाग हम्म, जिसको डसेगा तो उसका जहर कहाँ जाएगा। तो वहां हमारा वो जंगली कुत्ता जिसको लाकर बांधा था अड़प्पा ने, वो मर जाता है। जब अगले दिन अड़प्पा देखता है ये क्या, साला इसके ऊपर तो कोई वो कुछ उंगली नहीं कर सकता, कैसे क्या ताम झाम, देखता अच्छा नाग ने काटा, चलो अगले दिन वो नेवला ला के बांध देता है, क्योंकि उसे समझ आया कि अच्छा नाग ने काटा है, तो वो अगले दिन नेवला ला के बांध देता है। अब सोचिए, नाग और नेवला तो आपस में दुश्मन है भाई। जहां तक मेरी जानकारी है नेवला जीतता है, बहुत कम ही ऐसे कहानियां सुनी है जहाँ पे सांप महाराज जीते हैं। अब यहाँ तो लेकिन नाग महाराज हीरो है ना हमारे, तो उन्होंने यहाँ पे अगले बार में नेवला भी मर जाता है। अब जब नेवला मरता है तो उसको जितनी चोट कुत्ते के से फाइट के टाइम पे लगी थी, उससे ज्यादा चोट यहाँ लगती है। लड़की को सब दिखता है। लड़की अपने पास एक दवा माँ ने दी होती, वो लगाने के लिए कांच का डब्बे में खोलती, तो वैसे ही उसको पीछे दिखता है कांच में की, तो वो जैसे घबरा कर देखती तो आदमी इंसान दिखता है, और वो उसको भी वो बरगला देता है। सारा समय ऐसे बीतता जाता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो कहानी नेक्स्ट लेवल पे चलती है। वो जो पति कभी उसको किसी से दिखाना नहीं चाहता कि मेरे घर में मैं बीवी को भी ला करके रखा हूँ, वो पूरे पंचायत को बुला देता है, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देता है कि ये ऐसी है, फलाना है, ढिमकाना है, मैंने इसको आज तक छुआ नहीं और ये प्रेग्नेंट कैसे है। वो उस सदियों की बात है। तो उस सदी में तो इस तरह की परीक्षाएं होती थी ना, अग्नि परीक्षाएं ऑल टाइप की। तो वो उससे परीक्षा दिलवाने के लिए कहते हैं कि तुम लोहा गर्म पकड़ोगी या क्या करोगी बताओ। तो नाग महाराज उसको बता चुके होते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने तो बोलना कि मैं नाग परीक्षा दूंगी, मैं नाग के बिल में हाथ डालूंगी, और जो बोलूंगी अगर उन्होंने मुझे काटा, मैं झूठ बोली तो मुझे काट लेंगे, और बस सच बोली तो वो मैं बच जाऊंगी। तो वो चलती है, वो सिचुएशन चलती है, वो डर के मारे बीच में एक बार ये भी कह देती नहीं मैं तो लोहा गर्म पकड़ूंगी। फिर उसके बाद सिचुएशन बनती है कि अंधी माँ अपने बेटे को खोज रही है पागलों की तरह। वो गुम हो चुका है 8 दिन से। गांव वाले उसको समझा रहे हैं कि तेरा बेटा चला गया है, तो किसको खोज रही है। वो सिचुएशन भी उस बीच में आती है। उसकी नींद खुलती है उसे झटके से, कि रानी की, कि नहीं नहीं, मुझे नाग ने कहा था कि मुझे कोई और परीक्षा नहीं देनी, मुझे नाग परीक्षा देनी है। तो कहती है नहीं मुझे नहीं देना अग्नि वाली परीक्षा, मैं ये वाली परीक्षा दूंगी, और वो नाग के बिल में हाथ डालती है, नाग निकालती है। नाग महाराज बिल्कुल प्यार से उसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेटते हुए सर पे जाकर बैठते हैं, बिल्कुल जैसे शिव जी के ऊपर। हाँ, ऐसा ऐसा डिस्क्राइब किया हुआ है बुक में, प्ले में। और ऐसा ही जब हम स्टेज में देखते हैं तो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ब्यूटी ऑफ द प्ले यही तो है। तो वो लड़की सारी बात कहती है कि बहुत भाई मैंने दो ही लोगों को यहाँ आने के बाद से तक आने के बाद दो ही लोगों को छुआ है। तो वो बोलता है पति, देखा बोली ना दो लोगों को छुआ है, मतलब ये है गलत। तो बोलती मैंने एक इनको छुआ है और एक इस नाग महाराज को छुआ है। तो उसने तो सच ही बोला। अब पूरा गांव उसकी आरती उतार रहा है, सारे लोग उसको महादेवी देवी, आप तो ये स्वरूपा है वो स्वरूपा है, सब उसको जय जयकार करते हैं, पालकी मंगाकर उसे घर छोड़ते हैं। पति भी बिल्कुल ही बदल जाता है, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया। लेकिन उसके अंदर ही अंदर वो सब चीजें चलती रहती हैं कि ये क्या फितूरी बातें चल रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको मानना पड़ता है। ये सारी भ्रमित चीजें हमारे ड्रामे में भी है, ये सारी भ्रमित चीजें हमारे जीवन में भी है, तब भी थी, आज भी है। तब परीक्षाएं उस तरह से होती थी, आज हमारे यहाँ परीक्षाएं कुछ और तरीके से होती हैं। आज सीधे नीले ड्रम आ जाते हैं। सॉरी, वो परीक्षा नहीं है वो, तो खैर उस पर हम कभी और बात करेंगे, कट लगाएंगे। नहीं नहीं, अनफिल्टर्ड तो हम चलेंगे, लेकिन पॉइंट इज कि ये सारी बातें जो हमारे प्ले के अंदर है, इसी में नहीं, हर प्ले में अग्नि और बरखा एक बहुत खूबसूरत प्ले है, उसकी भी इसी तरह की कहानी है। उस समय के काल में
जो जातियों के बीच में जंगल जंगल की जो अलग-अलग जातियाँ होती थी, उनके और उच्च जाति के जो लोग होते थे, उनके बीच में किस तरह के रिलेशनशिप हुआ करते थे। वो एक-दूसरे के साथ जीते हुए भी नहीं जीते थे। वो एक-दूसरे की हेल्प करते हुए भी नहीं करते थे। और ऐसे में ही जैसे आज हम देखते हैं ना भाई भतीजावाद जो कहते हैं कि घर ही घर में सब कांड कर्म हो रहे होते, ये तब भी होते थे। अग्नि बरखा में जो होता है कि एक बड़ा भाई छोटे भाई का जीवन नष्ट कर देता है, उसके बच्चे तक को वो तमीज़ से जीने नहीं देता है, अपने बच्चों से भी जलन करता है, अपने बहू से भी जलन करता है। राजा ने किसी कारण से अगर बड़े बेटे परवसु को मुख्य ब्राह्मण बना दिया है यज्ञ का, तो अपने उस बेटे से भी जलन करता है, उसकी बहू से जलन करता है। अपने आप को जैसे हमारे ययाति महाराज ययाति प्ले में अपने यौवन को बचाने के लिए अपने बेटे से मांग लेते हैं बलिदान, वैसे ही यहाँ पर हमारा रैभ्य जो पिता है, अपने ही बच्चों से बलिदान लेते रहते हैं। अल्टीमेटली वो भले ऐसा होता है कि उन्हें खुद ही मरना पड़ता है, अपनी करनी का भुगतान भरना पड़ता है। लेकिन छोटा बेटा जिसे अपने ब्राह्मणत्व का कोई गुरूर नहीं है, उसे ह्यूमैनिटी समझ में आती है, उसे बाकी की जातियाँ समझ में आती हैं, उनके दुःख-दर्द समझ में आते हैं, उनके साथ खेलना-कूदना पसंद है, उनकी बेटी से प्यार हो जाता है, उसे शादी करना चाहता है, उसे उसे जीवन में वो सब कुछ करना है जिससे रियल सुख मिलता है। तो हम अग्नि बरखा की बात कर लें, उसमें सजेस्टिव हमने अग्नि और बरखा को उन्होंने कितने खूबसूरती से कहानी में गढ़ा है कि बरखा को बुलाने के लिए क्योंकि पानी की कमी हो गई है, अकाल पड़ा हुआ है, तो बरखा को बुलाने के लिए इंद्र की पूजा हो रही है और उस पूजा में ही ऐसे-ऐसे सिचुएशन से अपने ही भाई-बंधुओं को मार काट दिया है या ऐसी सिचुएशंस में उलझा दिया है कि उनको ही ऊपर उँगली उठा कर के कि तुम अपवित्र हो, तुम इसमें नहीं बैठ सकते, तुम राक्षस हो, तुम यहाँ पे एंट्री तुम्हारी बैन है। है नहीं ऐसा कुछ भी, लेकिन सिर्फ वही है ना कि झूठ के हाथ, पाँव, नाक, कान सब गला सब कुछ बड़ा होता है सच बेचारा दब के रह जाता है। तो वैसा सही तब भी होता था, आज तो आप उसको जब देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएँगे अरे हाँ, ये तो हमारे यहाँ आज भी हो रहा है। ऐसे नहीं तो ऐसे हो रहा है। कोई-सा भी आप उनका राइटअप उठा के देख लीजिए, टीपू सुल्तान के ख्वाब देख लीजिए, वो भी वही है। सब हर माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल कोई सी भी सिचुएशन को उठाकर उन्होंने जब आपके सामने किसी भी कॉपीराइट में या प्लेराइट में रखा है, स्क्रिप्टिंग में रखा है अगर कर्नाड साहब ने, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कुछ लिखना था, कुछ नया, नहीं। उस सब के पीछे एक सोशियोलॉजिकल, एक पॉलिटिकल, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर मैसेज है, हमारी आज की सोसाइटी को। तो कर्नाड साहब उस तरह के व्यक्तित्व हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ तो खत्म होने का पॉइंट ही नहीं बनता। आप घुसते चले जाएँगे, परतों प्याज़ नहीं होती है, हुँ। परत खोलो तो आप अंदर-अंदर चलेते ही जाओगे। ये उस तरह का क कर्नाड साहब की राइटिंग वैसी वाली वो है वंडर, अंदर घुसते जाओ और उतने ही मुखर वो हमेशा रियल लाइफ़ में भी रहे। कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट पर्सन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस किताब की आपने बात हुँ। की खेल-खेल में बीता जीवन, उसमें जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनका बचपन कैसे बीता, उनकी पढ़ाई-लिखाई कैसी रही, पढ़ाई-लिखाई में उन्होंने क्या-क्या पाया और उस सब कुछ पाने के बाद उन सबको ऐसे छोड़ देना, क्योंकि मुझे करना तो कुछ और है। क्योंकि मेरी ज़रूरत समाज को ज़्यादा ज़ोर से है, ना कि मेरी एजुकेशन से मैं कहीं और कुछ पर्टिकुलर डॉलर्स की नौकरी पर बैठ जाऊँ। वो मेरी ज़रूरत भी नहीं है और ना ही उससे कुछ सोसाइटी को मैं दे पाऊँगा। लेकिन जो जिस दुनिया में वो आए, जिस एक दुनिया को उन्होंने बनाया और हमें दिया, वहाँ पे वाक़ई में उनकी रियल ज़रूरत थी। ये मैं कह सकती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल। जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे या बहुत सारी स्कॉलर थे पहली बात तो वो, हुँ। स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मास्टर थे वो, बावजूद उसके किस दुनिया में है, उनका मन कहाँ पर था?
क्योंकि वो इतना ज़्यादा पढ़ते लिखते थे, सीधी बात। आप जब नॉलेज आपको दूसरी दुनिया का नहीं होगा तो आप क्या ही, लेकिन उनका भगवान कहते हैं ना जिस दिशा में पहुँचना होता है, रास्ते अपने आप खोज के वो आपको उस पे चलवा देता है। अब जब इतना कुछ हो गया था, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ अपनी जगह पर वो व्यवस्थित तरीके से सेट हो चुके थे, उन्होंने अपने ही शब्दों में लिखा है, जो किताब है उनकी, खेल-खेल में बीता जीवन। आप बैठे हैं अपने सक्सेस के चरम पे, माता-पिता के साथ भोजन कर रहे हैं और वहीं पर वो जो वाकया आप, मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, लेकिन अगर जिन्होंने पढ़ी है वो किताब, तो वो समझ ही सकते हैं, जान ही सकते हैं कि माताजी ने मज़ाक-मज़ाक में कह दिया कि यार, हमें तो ये बच्चा चाहिए ही नहीं था, सोचो, और ये क्या-क्या पा कर के बैठा हुआ है। तो पिताजी से, मतलब आप सोचो ना, आप एक पॉइंट पे हो 35 की एज में इतना कुछ पा जाने के बाद आप क्या-क्या नहीं हो गए। आप एफटीआईआई के डीन हो गए, आप संगीत नाटक अकादमी के हेड हो गए, आप ब्रॉडरिक स्कॉलर हो गए। आपने कितने सारे अवार्ड्स ले लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड उन्होंने 98 में लिया, पद्म भूषण अवार्ड उन्होंने 92 में लिया, पद्म श्री उन्होंने 74 में ले लिया था, और उन्हें कन्नड़ फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड तो मिल ही चुका था उससे पहले, और उनके लिटरेरी वर्क के लिए उन्हें ज्ञानपीठ ऑफ कोर्स, अलावा उसके बहुत सारे उनके पास अवार्ड्स थे। डायरेक्टर वो हो चुके थे, राइटर वो बहुत एस्टेब्लिश्ड हो चुके थे, इतनी सारी जगहों के डीन वो हो चुके थे। उसके उस पॉइंट पर अगर आपकी फैमिली में अगर ऐसी माताजी कहें कि भाई ये बच्चा तो हमें चाहिए ही नहीं था, तो आप सोचिए क्या सिचुएशन होगी। पिताजी से उन्होंने कहा कि ये, तो पिताजी ने बताया उन्हें कि जब ऑलरेडी बच्चे थे, तो माताजी को क्या लगा कि यार इसकी नहीं है ज़रूरत, तो वो गईं और डॉक्टर साहब पहुँची नहीं, और डॉक्टर साहब तब वो पुणे में थे, तो तब वो डॉक्टर साहब आई नहीं, और डॉक्टर साहब नहीं आई तो फिर तुम उस दिन रह गए, बच गए। तो फिर अगले दिन क्यों नहीं गए? ऐसा पूछा कर्नाड साहब ने। तो पिताजी ने कहा कि बस फिर उसके बाद बात आई गई हो गई और फिर तुम आ गए। ये मैंने बहुत ऐसे प्यार से बता दिया, पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा आपको, कॉन्वर्सेशनल ब्रीफिंग है उसमें किताब में। उसके अलावा भी उन्होंने अपने भाई-बहनों के साथ उनके रिलेशनशिप किस तरह के रहे, वो डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस कहानी, उस किताब में वो वाक़या भी इंक्लूडेड है जिसकी मुझे लगता है ज़रूरत वो ना समझते तो नहीं भी डालते। जो उनके फादर हैं, डॉक्टर कर्नाड, डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड, वो उनके मदर के सेकंड हस्बैंड हैं। मतलब इनके तो रियल फादर हैं, लेकिन मम्मी के सेकंड हस्बैंड हैं। तो जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, फर्स्ट हस्बैंड से जो बेटा था, उसके बारे में, मतलब माँ की प्रायर लाइफ भी उसमें डिस्क्राइब की है उन्होंने। जबकि अगर वो मतलब लाइक, मान लीजिए मैं हूँ गिरीश कर्नाड, और अगर मेरी माँ की पिछली लाइफ, पिछले पिता पति और बेटा भी है, तो मैं वो क्यों इसमें अपने बायोग्राफी में इंक्लूड करूँगी? ऐसा मुझे लगता है कि मैं जर्नी वहां से शुरू करूंगी ना, कि मेरी माँ, मेरा जन्म, मेरा ये, मेरा वो। बट उन्होंने वो सारी चीजें और अपने वो बड़े भाई की भी जर्नी उसमें इंक्लूड की है, कि किस तरह से अलगाव रहा, किस पॉइंट पर बड़े भैया ने आकर के कर्नाड सरनेम एक्सेप्ट किया, वो क्या सिचुएशंस रही जब उनके फादर गए, डॉक्टर कर्नाड गए, गुजरे, तब उनके अंत्येष्टि के समय पर बड़े भाई फैमिली को, सब टुगेदरनेस जिसे कहते हैं, वो तब से बनी। उससे पहले जो भी जद्दोजहद रही, वो सब आप उस किताब में पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत किताब है। और हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जिसे जीवन के नए रूप, आयाम और टॉप पे जाकर के वापस अपने आप को अलग दिशा ले जाकर के वहां भी टॉप पे पहुंचने की जर्नी देखनी, समझनी और सीखनी हो, उसे तो वो किताब पढ़नी ही चाहिए। बिल्कुल। इस तरह के हमारे गिरीश कर्नाड साहब की जीवन है। और अभी आप बात कर रही थी कर्नाड साहब के आत्मकथा के बारे में, खेल-खेल में बीता जीवन, हम्म, कि आप वो यहाँ से शुरू कर सकते थे या कहीं और से भी लिख सकते थे, जो उनका बचपन का जीवन है उसको छुपाते हुए कुछ और दिखाते हुए। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जो बायोग्राफी लिखी जाती है, आत्मकथा लिखी जाती है ना, हम्म, उसमें सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें नहीं लिखी जाती हैं, बात तो सही है। कि ये हमारी आत्मकथा है, मैं लिख रहा हूँ अपने बारे में, तो इसमें सब सुख ही सुख लिखूँगा, करेक्ट। इसमें सब अच्छा-अच्छा ही लिखूँगा। अगर मैंने जीवन में कुछ कर्म कांड किए हैं, कुछ भूल की है, किसी के साथ छल कपट किया है, तो उसको नहीं छुपा लिखूँगा। दूंगा। ऐसा होता है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो असली आत्मकथा फिर नहीं लिख रहे हैं। नहीं, फिर तभी मैंने समझ अपनी बात स्टार्ट ही वहीं से की थी। अगर
ट्रांसपेरेंट हाँ। व्यक्तित्व जानना हो, देखना हो तो। ऐसा अमूमन जीवनी लेखन में मिलता है कि हम किसी के बारे में लिख रहे हैं तो सामने वाले ने जो हमको बताया हमने उसके बारे में लिख दिया। लेकिन जब आदमी अपने आप खुद के बारे में जब अपनी बायोग्राफी अपनी आत्मकथा लिखता है, तो हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो जिसने भी जीवन में बदलाव लाया है। बदलाव लाया है, नहीं भी लाया है, जो भी उसको याद आती हैं, वो सारी चीज़ें अ से लेके अज्ञा तक वो सब कुछ लिखता है। लिखता है। उसको वो करेक्ट, होता है असली आत्मकथा, चाहे हरवंश राय करेक्ट, बच्चन जी की करेक्ट। आप बायोग्राफी पढ़ें या जीवन में जो भी बड़े-बड़े राइटर हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, हुँ, उनको आप पढ़ेंगी तो आपको लगेगा अरे! ऐसा भी है, ऐसा भी है। आई नो, आई नो। तो वो होती है असली आत्मकथा। और ये तो हमने बात कर ली उनकी लिखाई की। उसके अलावा जो एक तो वो यार क्या हैंडसम व्यक्ति थे। शिट मैन! उनके यंगर फोटोज़ आप देखेंगे पिक्चर्स तो मतलब मुझे सच बोलूँ, मुझे किसी को मतलब अपने पापा के पिक्चर्स देखने के अलावा सॉरी किसी के नहीं बोलना चाहिए, मुझे मेरे पापा के पिक्चर्स के अलावा किसी के पिक्चर्स आई एम लाइक कहते हैं ना वो बहुत आपको वो नहीं करते, क्लिक नहीं करते। तो कर्नाड साहब के जो पिक्चर्स है मतलब पहले के पिक्चर्स, आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा भगवान ऐसे सांचे और बनाए ऐसे ढांचे और बनाए टाइप्स इतने खूबसूरत हैंडसम इंटेलिजेंट हाँ तो मैं कह रही थी कि जो उनकी राइटिंग की जर्नी हमने अभी तक डिस्कस की है उसके अलावा लोगों ने उन्हें टेलीविजन पे सिल्वर स्क्रीन पे कमाल की कलाकारी करते हुए भी देखा है और हुँ। बहुत लोग उनको उसी से जानते हैं। बहुत सारे लोग तो शायद स्वामी के पापा के रूप में ही जानते हैं, जो मालगुडी डेज़ वाले लोग हैं। ताना ना 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 बिल्कुल। ना ना, ताना ना 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 ना। हालाँकि मैंने तो उस पे देखा बाद में मुझे लेकिन अगर वो मुझे अब एक्साइट कर सकता है तो तब के लोगों को तो क्या ही करता होगा यार। एक्सट्रीमिस्ट इस तरफ या उस तरफ, बीच में नहीं। और उसके अलावा उनका डायरेक्टोरियल, हिंदी डायरेक्टोरियल की बात कर रही हूँ मैं। वो फ़िल्म हर आर्ट के लिए से मेरा मतलब है आर्टिस्टिक लोगों के लिए। वो आर्टिस्टिक में सिर्फ़ एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आर्टिस्टिक में डायरेक्टर्स भी आ गए, सिनेमैटोग्राफर भी आ गए, राइटर भी आ गए, कॉस्ट्यूम भी आ गया। सब हर कोई आर्टिस्टिक से मेरा मतलब सारे डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। उत्सव वाज़ द वन ओह! finest writing and direction of Girish Karnad ji. That was the Hindi debutant film of Girish Karnad ji, which was produced by our own शशि कपूर जी और शशि कपूर जी ने उसमें एक बहुत बेहतरीन नेगेटिव किरदार भी किया है और इतने क्यूट लगते हैं ना वो उसमें वो नेगेटिव राजा बने हुए राजा का साला बने हुए और पूरी फिल्म में मुझे मैं राजा का साला हूँ मैं राजा का साला हूँ वो जो आप देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी है उत्सव बहुत खूबसूरत फ़िल्म बहुत है। खूबसूरत फिल्म है और रेखा जी के ऑपोजिट शेखर सुमन जी की हाँ हाँ। पार्ट ऑफ गिरीश जी शेखर सुमन जी की डेब्यूटेंट फिल्म थी वो हुँ। और ऑपोजिट रेखा जी सोचिए तो वो उस फ़िल्म में भी वो भी एक मुझे उस राइटर का नाम याद नहीं आ रहा जिस कन्नड़ राइटर के बेस पर ये बनी है। सो सॉरी बट वो फ़िल्म बहुत खूबसूरत है, वो आप देखिएगा। उस फ़िल्म में आपको देखेंगे आप उस समय का, लेकिन आपको कनेक्ट करेंगे आज के समय में। आपकी वही हम कहते हैं ना हर सिचुएशन वही समय का पहिया। घूम रहा है, किसी न किसी रूप में आपके सामने आता ही जाता है, उस तरीके का है। उसके अलावा उनकी इतनी सारी कन्नड़ फ़िल्में हैं जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स, अवार्ड्स, अवार्ड्स दैट्स इट उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब हम जब उनकी जर्नी के उस दौर में मतलब जो लोग कहीं न कहीं मोटिवेशन खोज रहे होते हैं लाइफ़ में, होता है हर किसी की लाइफ़ में अप एंड डाउन फ़ेजेज़ होते हैं, है ना? डल फ़ेज़, ब्राइट फ़ेज़। तो फ़ेज़ जब किसी की लाइफ़ में डल वाला होता है तो खोज रहा होता है मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल फ़िल्म्स, मोटिवेशनल ये, मोटिवेशनल वो। तो ऐसी एक फ़िल्म है बहुत खूबसूरत जो 2005 में आई थी, इकबाल। ओह! जो हमारे श्रेयस तलपड़े की जी की डेब्यूटेंट फ़िल्म थी, हिंदी वाली, हिंदी डेब्यूटेंट फ़िल्म। उसमें अगेन गिरीश जी का जो किरदार जिस तरीके से वो एक नेगेटिव शेड है बट एज अ टीचर आप हर किसी के लाइफ में टीचर है सबके पास है वो वाले टीचर भी जो गिरीश जी ने प्ले किया है हाँ जिन जो अपने एक फेवरेट के चक्कर में बाकी टैलेंटेड्स की बजा रहे होते हैं बैंड तो वो भाई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसने इकबाल नहीं देखी क्योंकि इकबाल के ना देखी हो तो गाने नहीं सुने होंगे फॉर श्योर देखी है और सुने भी होंगे तो इकबाल के बाद जब हम उनकी जर्नी
में डूबते-डूबते अंत की तरफ आते हैं थोड़ा-सा। सलमान साहब के साथ उन्होंने जो उनकी हिंदी फ़िल्म की थी एक था टाइगर। वाह! कमाल। और वो जो उनके उस फ़िल्म में जो नाक में नॉस्ट्रल पाइप लगा हुआ है, वो कोई ऐसा उनको लुक नहीं दिया गया था। वो कोई किरदार के ऐसा कि इसमें ये एलिमेंट ऐड कर देंगे तो और मज़ा आ जाएगा या ग्रेस आ जाएगा या ऐसा कुछ नहीं था। दैट वाज़ रियल हेल्थ इश्यू, हेल्थ प्रॉब्लम। उनको सांस की प्रॉब्लम, मतलब उनकी तबीयत तो ऑब्वियसली पहले से चल रही थी अप एंड डाउन, तो उनकी सांस में प्रॉब्लम था उस शूट के दौरान भी, उस शेड्यूल में भी, उस फ़िल्म में भी। तो वो अपने नॉस्ट्रल पाइप के साथ उन्होंने वो फ़िल्म कंप्लीट की थी और दैट वाज़ द लास्ट फ़िल्म जो हमारे लिए वो छोड़ कर गए हैं। तो ये अभी तक की उनकी, हमने बहुत ब्रीफ में चला है, क्योंकि अगर हम उनके ये किरदार ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक व्यक्ति और उसकी इतनी सारी पंखुड़ियाँ, एक फूल, है ना? एक फूल जिसके बीच में हमने पराग भी नहीं छुपाया हम तो अभी। पत्तियाँ इतनी सारी हैं गिनते-गिनते और चुनते-चुनते पता नहीं कितने दिन लग सकते हैं इस बात को करते-करते, उनके बारे में डिस्कशन करते-करते। क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भाषा में काम नहीं करते थे ना। हुँ। कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड एन नंबर ऑफ द लैंग्वेजेस ही वाज़ मास्टर ऑफ, और उन सभी में वो काम करते थे इक्वली। किसी एक में मैं कन्नड़ भाषी हूँ, मैं कन्नड़ ब्राह्मण फैमिली का बच्चा हूँ, तो मैं उसमें मेरी कमांड है, नहीं। इक्वली उनकी कमांड सभी चीज़ों पर एक जैसी थी। तो जैसे-जैसे आपका दायरा आपने खुद के लिए बढ़ाते जाते हैं या बढ़ाया होता है, तो आपकी ऑडियंस भी उस तरीके से बढ़ती जाती है। हुँ। तो उनकी ऑडियंस भी तो वर्ल्ड वाइड है ना, क्योंकि उन्होंने अपना दायरे को कभी बाँधा ही नहीं। ये भी मेरा, सारा जहान मेरा। वाह! और एक कलाकार के लिए तो ऑब्वियसली जहान ही मेरा, उसके अलावा जाति मेरी, ये धर्म मेरा, ये लोग मेरे, वो मेरा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये जहान मेरा। जैसे मैं खुद अपने लिए कहती हूँ, मैं भाई कुछ नहीं, मैं हिंदुस्तानी, जय सिया राम। ये है हमारे गिरीश कर्नाड जी। और इतना सारा हम बात कर चुके हैं, मुझे लगता है बहुत आगे तक ऐसा ना हो जाए कि समय की सीमा को हम पार करे जाएँ, और हमने बहुत सारी सीन्स निकाल के रखे थे कि हम शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि सारे तो नहीं कर पाएँगे शेयर। एक ही कोई सीन आपके सामने रखते हैं। अग्नि बरखा। अग्नि बरखा, ये रही। ये पढ़ना है? ठीक है। आप बलि भी पढ़िएगा। हमने हर बदन की तो बात ही नहीं की, तो बलि भी आप पढ़िएगा। इसमें भी कुंठाएँ, मतलब कुंठाएँ से मेरा मतलब किसी उसमें तो एक किस्म की कुंठा पकड़ी है, लेकिन बहुत सारी कुंठाएँ, जिसकी वजह से मैं बड़ा, तू छोटा, तू बड़ा, फलाना छोटा, ऐसे एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं, आज भी चलते रहते हैं। कोई कहे ना कहे, हम अपने मन में ही लोगों के लिए इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि अगर फलाने ने फलाना काम किया है, तो वो वैसा है, ढिमकाने ने ढिमकाना काम किया है, तो वो हुँ। वैसा है। अगर यहाँ पर बात राजा-रानी, राजमाता और एक महावत की हो रही है बलि में, और बलि इतना खूबसूरत प्ले है। इसमें नसीर साहब ने महावत का किरदार निभाया है। ओ रत्ना, रत्ना जी ने राजमाता। रानी का राजमाता का किरदार निभाया है, और जो राजा और रानी की कॉन्वर्सेशन है, वो आप सुनेंगे ना, मैं इसको इसको भी वन लाइन में बताने की कोशिश करती हूँ, हालाँकि मैं वन लाइन में जाती हूँ तो मैं थोड़ा लंबा चली जाती हूँ। राजमाता जो परिवार है, राजा का जो परिवार है, वो बलि में बिलीव करता है, भवानी जहाँ पर बलि दी जाती है, उनको पूजा-पाठ करता है। रानी हमारी जैन परिवार से आती है, जहाँ पर मक्खी भी मारी तो पाप, है ना? चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। अपने मुँह पे भी हाथ रख कर के, साँस से हमारे किसी जीव को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरह का रानी का परिवेश। अब वो रानी और राजा के बचपन के कन्वर्सेशन भी आप देखना, इतने खूबसूरत हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं पढ़ूँगी नहीं, बहुत सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत दूर चली जाएगा बात बात करते-करते। तो रानी से इतना लगाव हो जाता है राजा को कि वो अल्टीमेटली अपने धर्म से जैन धर्म में आ जाता है। तो अब वो बलि नहीं चढ़ाता है, वो पूजा-पाठ भी सादगी से करता है। अब राजमाता क्या करे, तो राजमाता के लिए डिस्कशन में उनका ये हुआ कि ठीक है, मैं जाऊँगी नहीं, कि मेरा एक सेपरेट पोर्शन रहेगा जहाँ मैं पूजा करूँगी मेरे हिसाब से। वहाँ तुम्हारा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, मेरा तुम्हारे में नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब होता है।
अब बच्चा भी देर से आ रहा है राजा रानी के बीच में, तो माता जी उसमें भी वो है कि तुमने मेरी आस्थाओं पे उंगली उठाई है ना, तुमने मेरी चीजों को बीच में डिस्टर्ब किया ना, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। उस समय की बातें बता रहे हैं, वो आज भी होती हैं बातें, किसी और रूप में होती, सीधी बात वही। हर प्ले राइट में उनका आप रिलेवेंट इशू पकड़ लेंगे, वो आज भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। अब जब माता जी अपनी सब चीजें कर रही हैं और इसी बीच में एक म्यूजिक किसी पुराने खंडहर मंदिर में से आता है, आधी रात में रानी उठती है, उसका ध्यान उधर जाता है और वो बस चलती चली जाती है और वहां जाती है और वो महावत के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, और महावत के साथ इन्वॉल्व होती है तो राजा भी आ जाता है, राजा को भी सब सुनाई पड़ता है, देखता है, वो सब कुछ होता है, बाहर बैठा बैठा वो अंदर ही अंदर तड़पता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, मेरी रानी ये क्या कर रही है। राजमाता भी आ जाती है, राजमाता को भी पता चल जाता है। अब वहां पर बलि देंगे तो ये पाप धुल जाएगा, बलि देंगे तो वो पाप धुल जाएगा। जो जो इस तरह की बातें होती है हमारे समाज में कि ये कर दो तो वो चीज ठीक हो जाएगी, वो कर दो तो वो चीज ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर जब बलि के ओपोज में चल रही है कहानियां राजा रानी के जीवन में, तो माता कहती है, राजमाता, कि तुम मुर्गे की बलि दो। और तो बेटा बोलता है, कैसे हो सकता है, वो मानेगी नहीं। तो ठीक है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि असली मुर्गा मारना है, हम आटे का बना के भी उसकी छवि बना करके भी उसकी बलि चढ़ा सकते हैं। तो बोले, इससे हो जाती है कि पाप की धुलाई। बोले हाँ, ऐसे करके। ये मैं जितने अच्छे से बता रही हूँ वैसा नहीं है कि हाँ ऐसा वाला नहीं, हाँ है। तो वो बताती हैं, उसके भी लॉजिक्स बताती हैं। अब जब वो मुर्गा आटे का बना करके बलि चढ़ाने के लिए लाया जाता है, रानी कहती है कि बॉस लिसन, मुद्दा इज नॉट कि आप आटे की मतलब लोंदी को या फिर उसका कुछ शेप देके उसको काट रहे हो या रियल मुर्गा काट रहे हो। पॉइंट उस जानवर को काटने का नहीं है, पॉइंट आपके मन में वो हिंसा का भाव है। असली बलि तो वो भाव है, असली बलि उस तलवार की धार में है। आपके मन में वो भाव नहीं आएगा, आपकी तलवार नहीं उठेगी, तो वो बलि खत्म हो जाएगी। वो भाव अगर नहीं है तो फिर कौन सी बलि और कैसी बलि, कौन सा हिंसा और कौन सी अहिंसा। आपके मन में वो भाव का आना ही गलत है, वो बेस पॉइंट है। आप सोचते हैं कि किसी इस चीज को भैंसा काट दिया, बकरा काट दिया, मुर्गा काट दिया तो बलि हुई, नहीं। वो तो बहुत दूर जब तक कटता है तो उससे पहले के अंदर आपके अंदर वो भाव का आना, आपकी तलवार का उठना, वो तैयारियों का होना, वो सब है रियल हिंसा, बात नॉट तो सही है। काट देना। सो a lot of stories are all around happening in today's life, चाहे वो अग्नि बरखा हो, वो बलि हो, वो है वदन हो। है वदन भी उतनी खूबसूरत है, सारे की सारी लिखाई उनकी बहुत ही अच्छी है। नागमंडल हो। बहरहाल हम लौटेंगे अग्नि और बरखा ओ के यस, उस सीन पे। हम एक सीन पढ़ेंगे, क्या? रक्त कल्याण भी जरूर पढ़िएगा। उफ। हाँ, तो अभी तो मैं इसके बारे में हाँ, तो मैं बता चुकी थी कि यहाँ पर अग्नि बरखा में सजेस्टिव खेल नाटक के अंदर भी एक नाटक चलता है, जहाँ पर जो रैभ्य जो बड़े भाई थे, जिन्होंने मैंने बताया अपने बड़े छोटे भाई को तस नस तो नाबूद करके उसके बेटे को भी ढंग से नहीं जीने दिया, उसका बेटा यवक्री तपस्या करके 10 साल बाद लौटता है और उसके मन में वो तपस्या से तो सब चीज सेटल हो जानी चाहिए ना, तपस्या से तो इंसान को मन में शांति हो जानी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। वो किस तरीके से खेलता है कि वो सबसे बदला लेता है। वो चाचा से भी लेता है, वो बहू से भी लेता है, और बहू जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिससे बड़े भाई ने अपने बड़े बेटे की मतलब धोखे से शादी करा दी, उस या बकरी को, यानी कि अपने छोटे भाई के बेटे को तपस्या पे भेज दी और बड़ा खुश हो गया, वाह 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 वाह। तो वो लौट करके सबसे बदला कैसे लेता है, और उस बीच में एक ऐसा सीन हम आपको जिसकी सिर्फ लिखाई आपको समझ में आएगी, लिखाई ही नहीं सॉरी, सिर्फ उसके अलावा उसके अंदर हो क्या रहा है कि वो अंदर का राक्षस और अंदर का राम, आप इन दोनों को वैसे देखिएगा कि मेरे भीतर ही है और दोनों ही आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर नाटक में अरवसु जो है, जो छोटा बेटा है, और इंद्र जो नाटक के अंदर इंद्र बने, नाटक में नाटक हो रहा है उसके अंदर इंद्र बने हैं, और नाटक के अंदर एक तीसरा किरदार आता है ब्रह्म राक्षस, जिसको पिताजी ने आह्वान करके बुलाया था, सो कॉल्ड बेटा उनका ही। कैसे, अब जिसका कोई लेना देना नहीं है उसको जिम्मेदार ठहरा रहा है कि तू मुझे मुक्ति दिला, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो लोग तो चले गए हमारे ऊपर कर्जा छोड़ के, वैसी वाली बात। तो ये सीन हम पढ़ के सुनाते हैं। बिल्कुल। इसमें ये किरदार कौन कौन से हैं? अरवसु सबसे छोटा बेटा है, जो बेचारा सब तरह से जो सबसे अच्छा बच्चा इस
पूरे नाटक में है, वो जो फँस चुका है। उसके अलावा इंद्र है, जो नाटक के अंदर नाटक हो रहा है वो वाला इंद्र है, और राक्षस यानी कि ब्रह्म राक्षस, जो रैभ्य ने बुलाया है आह्वान करके, जो कि उसका सो कॉल्ड बेटा है। हाँ, तो इंद्र कहते हैं, नित्यलाई को फिर से जीवित करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु समय का पहिया उल्टा घूमेगा तो जाने कहाँ रुकेगा। फिर नित्यलाई के साथ साथ और भी तो बहुत लोग होंगे जो जीवित हो उठेंगे। तुम्हारा भाई परावसु, तुम्हारे पिता, और हाँ, यवक्री भी तो। हाँ, आने दो, उन सबको आने दो। नित्यलाई, नित्यलाई, भैया, पिता, और तुम सब कौन हो चारों तरफ? चारों ओर तुम सारे के सारे, हे ईश्वर। अच्छा, यहाँ पे नित्यलाई जो है वो अरवसु की गर्लफ्रेंड होती है, परवसु बड़ा भाई होता है, पिता, और पिता तो पिता है ही, रेभ्य जो मैं बोल रही थी, और यवक्री कजिन, जो 10 साल की तपस्या करके लौटा था, ये सब मर चुके हैं। यहाँ पे इंद्र ने चक्का घुमा करके उसे दिखाया है सिर्फ कि तूने जो बोल रहा है ना कि घुमा दो समय का पहिया, अगर घूमा बैकवर्ड तो तेरी नित्यलाई जो तेरी गर्लफ्रेंड मर गई है, उसके साथ साथ ये सब भी जीवित होंगे, और इसको वो दिख रहे हैं। अरवसु को वो सब लोग जीवित होते हुए दिख रहे हैं, दिखाया है अभी इंद्र ने केवल। इंद्र कहते हैं, अरवसु तुम्हारे संबंधी मरे थे जिस क्षण, उसी क्षण इस धरती पर अनेकों प्राणियों की मृत्यु हुई थी। काल का चक्र यदि पीछे जाएगा तो वह सब भी तो जीवित होंगे फिर से साथ साथ। हाँ, हाँ, हो जाने दो संसार को वैसा जैसा वो था। अरवसु, यदि ऐसा हुआ तो वे सारी दुखद घटनाएं भी तो होंगी फिर से, नहीं? उस सारी पीड़ा और संत्रास को फिर से भुगतेगा हर कोई, क्या लाभ होगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा देवेंद्र। मैं तो सारा जीवन मूर्ख ही रहा। मेरी नासमझी से सारी पीड़ा और त्रास उत्पन्न हुए। किंतु अब तो अनुभवों की हिमानी शीतलता से तैर चुका हूँ मैं। अब तो थोड़ा समझदार हो चुका हूँ। इस अंतरास को दोहराने से रोक सकता हूँ मैं। मैं जीवन में खोया अर्थ भर सकता हूँ अब तो। इतना आत्मविश्वास है मुझे। अच्छा, तो फिर ऐसा ही सही। अब उसी क्षण ब्रह्म राक्षस, जो भी मैं बता रही थी, वो आता है, उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। वो राक्षस कहता है, अरवसु, ये किसका स्वर है? मैं हूं ब्रह्म राक्षस। तुम्हारे पिता ने मेरा आह्वान किया था, यवक्री को मारने का आदेश दिया उन्होंने मुझको। मैंने आदेश का पालन किया, कर्तव्य पूरा किया मैंने, और अब मैं नर्तिगत भटक रहा हूं, दुर्गति कष्ट भोग रहा हूं। अरवसु, तुम मेरी सहायता करो। तुम आखिर चाहते क्या हो? मुक्ति चाहिए, इस बंधन से मुक्ति, शांति, अनंत शांति चाहिए मुझे। सुन रहे हो देवेंद्र? अब इंद्र कहते हैं, अरवसु, समय का चक्र मुड़ेगा ही मुड़ेगा यदि नित्यलाई को फिर से आना है। यदि राक्षस को मुक्त करना है तो इस चक्र को आगे घुमाना होगा। ये चक्र एक साथ दोनों ओर नहीं चल सकता, निर्णय करो। सो तुम देख रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। राक्षस कहता है, कर सकते हो अरवसु, तुम कर सकते हो, मुझे यूं न छोड़ो। इंद्र कहते हैं, एक और बात सुनो अरवसु, पूर्ण मुक्ति तो देवताओं के हाथ से भी नहीं, एक महानियम है ऋत का, वह हम देवताओं के वश में भी नहीं। हाँ, मैं जन्म और मृत्यु से मुक्त होने का वरदान तुम्हें दे सकता हूँ, किंतु बहुत संभव है कि वह वरदान फलित ना हो। ऐसे में ये राक्षस यूं का यूं ही रह जाएगा, और नित्यलाई भी तुम्हें नहीं मिलेगी। सुना तुमने? मोक्ष का वरदान इंद्र भी नहीं दे सकता। किंतु मुझे चाहिए नित्यलाई। इसलिए मुझे क्षमा करो। राक्षस कहता है, मैं क्षमा नहीं कर सकता भी नहीं। मेरे पास केवल यातना है, किंतु तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास दया का गुण है। पीड़ा और वेदना को तुम समझ सकते हो, देवता तो नहीं समझ सकते ना। मत सुनाओ मुझे सब मुझको। नहीं सुनना। चले जाओ यहाँ से चले जाओ। राक्षस कहता है, नित्यलाई फिर जीवित हुई तो उससे क्या कहोगे? यही ना कि उसके कारण एक आत्मा पीड़ा में घुल रही है। चुप करो, इसमें उसका कोई दोष नहीं। राक्षस कहता है, नित्यलाई ने तुम्हारी सहायता की क्योंकि उसे तुमसे स्नेह था, तो अवश्य मेरी सहायता करती। ये जो मृत्यु भरा जीवन है ना मेरा, अवश्य उसको छू लेता। तुमने उसे फिर से जीवित किया तो तुम उस गुण की हत्या कर दोगे जिस गुण से भरकर नित्यलाई सुंदर थी। ये सच नहीं है। ध्यान रहे अरवसु, यदि नित्यलाई फिर से आई तो उसका जीवन भी उतना ही पीड़क होगा जितना मेरा, क्योंकि वह जानेगी मेरी मुक्ति रोक कर ही जन्मी है वो। हर क्षण मेरा चित्कार सुनेगी वो, प्रति पल। जो तू मांग रहा है अरवसु, वरदान नहीं है वो,
नित्य के लिए अनंत पीड़ा का नरक मांग रहा है तू इंद्र से। सोच अरवसु, अब तो अनुभवी हो चुका है तू। अरवसु चुप है। प्रेतिल आत्माओं के विचित्र स्वर कराने की इंद्र कहते हैं। क्या सोच लिया अरवसु? कर लिया निर्णय? हे देवेंद्र, कहो। मुक्त करो इस राक्षस को। तुम ठीक ऐसा ही चाहते हो? हाँ, नितलाई ही ऐसा ही चाहती है। तो लो, ऐसा ही होगा, तथास्तु। और जैसे ही इंद्र भगवान तथास्तु बोलते हैं, जितनी भी आत्माएं होती है राक्षस के साथ साथ परलोक सिधारती हैं, और उसी के साथ नित्यलाई की आत्मा भी। और अरवसु चिल्लाता है, नितलाई! दर्द में पीड़ा में वो चिल्लाता रहता है। और भीड़ अलग ही धुन में खुश होती है, क्योंकि ये सारे नाटक के भीतर भी नाटक हो रहा था सिर्फ और सिर्फ बरखा के लिए। पानी बरसे तो अकाल जाए और बहुत सारी खुशहाली आए। लेकिन इस नाटक को पढ़े बगैर आप उस बरखा का स्वाद नहीं चख पाएंगे। और उस बरखा के स्वाद के भीतर इस अग्नि ने जो आग लगा रखी थी, ह्यूमन टेंडेंसी, इसको मार लूं, उसको काट लूं, उसको पालूं, ये छीन लूं, वो वाली अग्नि, भीतर की अग्नि के वजह से जो जो कुछ भी जल रहा था इस नाटक में और उन लोगों के जीवन में, और आज भी इस दुनिया में, सच में हमारे समाज में लोगों के भीतर क्या क्या जल रहा है, और उसके वजह उसी की वजह से हम एक्सटीरियर तौर पर, आउटर तौर पर कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी गर्मी बढ़ रही है, इतना कुछ हो रहा है। भीतर से भी तो देखो, भीतर की ग्लोबल वार्मिंग भी तो देखो, वो पारा क्यों चढ़ा हुआ है? इन्हीं सब वजहों से, क्योंकि हम अपने आप को छोड़कर बाकी सबके ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। तो बात तो सही है। अपने अपने ध्यान को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। जैसे कि हमारे कर्नाड साहब की इतनी सारी राइटअप के बारे में हमने आज बात की है, बहुत ब्रीफ तरीके से बात हो पाई, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है कर्नाड साहब। उम्मीद है कि आप जब ये सुनेंगे तो जिस कैनवास को हम आपके सामने रखना चाह रहे थे, हम रख पाए होंगे। और वही आप हमें कमेंट सेक्शन, जो कि आप ही के लिए है, उसमें अपने खूबसूरत शब्दों में जैसे भी आए, अनफिल्टर्ड, हमें लिख करके बताइएगा कि आपको कर्नाड साहब के बारे में जान करके कैसा लगा। और ऐसी जो कुछ चीजें हमसे छूट गई हों, वो भी उसमें शेयर कीजिएगा, हमें बिल्कुल। पढ़कर अच्छा लगेगा। आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आज 7 जून रविवार है और गिरीश कर्नाड साहब की जो पुण्यतिथि होती है वो 10 जून को होती है। 2019 को हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी याद में, उनके पूरे जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये बातचीत? हमारी चर्चा पर चर्चा कैसी लगी? बिल्कुल आप साझा कीजिएगा हमारे साथ। ये पूरा पॉडकास्ट उन्हीं को समर्पित, और हम लोग तो आगे भी आते ही रहेंगे इस तरह की प्रेम, मोहब्बत और समर्पण को लेकर अपने आने वाले पॉडकास्ट के भीतर। बिल्कुल। आप सुनिएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। और इसके अलावा हमारे चैनल्स को भूलिए नहीं, कनेक्ट कीजिए। शब्दों में अनेकता, एकता संघ, साहित्य गैलरी, एकता तिवारी एक्टिंग अकेडमी, साहित्य संगीत एंड एकता तिवारी स्टूडियो। हम यहाँ पर पेड प्रमोशन भी करते हैं, तो जो नए राइटर्स हैं या अपने जानने वालों की किताब का या अपनी किताब का प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं शब्दों में अनेकता एकता संघ एंड साहित्य गैलरी पे। बाकी किताबें आप मंगवा सकते हैं साहित्य गैलरी से, ऑनलाइन बुक शॉप है। बाकी अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, देखिए पॉडकास्ट को और हमें बताइए कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले रविवार को अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।